नमस्कार साथियों। राजस्थान के इतिहास में अपने मारवाड़ राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मारवाड़ राजवंश में अपने मालदेव तक के लगभग कंप्लीट सारा पढ़ लिया था। अब देखो आप मालदेव के, मैंने आपको कल बताया था कि मालदेव के 3 पुत्र होते हैं। वैसे तो एक और भी होता है रायमल, पर मुख्यतः अपने को ध्यान में तो तीनों का ही रखना है। राम सिंह, इसके अलावा एक उदय सिंह, इसके अलावा तीसरा जो था चंद्र सेन। सबसे पहले अगला जो यहाँ का मालदेव के जीते जी, और मालदेव ने इन दोनों को, अपने दोनों पुत्रों को क्या कर दिया था, अयोग्य घोषित कर दिया था कि ये राजा बनने क्या है, योग्य नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगला जो शासक होगा वो चंद्रसेन होगा। तो चंद्रसेन, रावे चंद्रसेन। देखो चंद्रसेन में आपको क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपने चंद्रसेन के उपनामों के बारे में चर्चा करेंगे। उपनाम है इनके 4। उपनाम कितने हैं? 4 हैं। पहला, इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप। दूसरा, इसे प्रताप का अग्रगामी। ये देखो इसलिए कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी। ऐसा बताया जाता है इसने क्या अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो इसलिए इसे प्रताप से अग्रगामी का मतलब होता है पहले, और मारवाड़ का प्रताप इसीलिए कहा जाता है। प्रताप ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा जो प्रताप थे, वीर शिरोमणि जो प्रताप थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। चंद्रसेन ने भी अकबर की क्या की नहीं की थी, अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला जो कंसेप्ट है इसका, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक कहा जाता है इसे। इसके अलावा इसे भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। तो उपनाम 4 हो गए। भूला बिसरा राजा, ये भूला बिसरा राजा इसे मुणोत नैणसी ने कहा था। और मुणोत नैणसी ने क्यों कहा था? क्योंकि ये अकबर के नागौर दरबार में भूलकर क्या है, गलती से चला जाता है, इसलिए इसे मुणोत नैणसी के द्वारा भूला बिसरा राजा कहा गया था। तो दोबारा से देख लो एक बार। मालदेव के वैसे तो 4 पुत्र थे, मुख्यतः अपने 3 पढ़ते हैं, राम सिंह, उदय सिंह और चंद्रसेन। तो मालदेव ने जीते जी इन दोनों पुत्रों को अपने क्या अयोग्य घोषित कर दिया कि ये राजा बनने योग्य नहीं है। तो यहाँ मारवाड़ का जो आगे का जो शासक बनेगा वो चंद्रसेन बनता है। तो चंद्रसेन के अपने उपनामों में पढ़ा, इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, और भूला बिसरा राजा कहा जाता है। और इसे मुणोत नैणसी ने इसे भूला बिसरा राजा कहा था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे नोट करना आप, चंद्रसेन जो है, चंद्रसेन के समय ये उदय सिंह एक युद्ध करता है, वो है लोहावाट का युद्ध। लोहावाट का जो युद्ध है वो 1563 ईस्वी में होता है उदय सिंह और चंद्रसेन के मध्य। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लोहावाट का युद्ध विशेष ध्यान नहीं रखना। बाकी ये युद्ध जो हुआ, लोहावाट का युद्ध हुआ था 1563 ईस्वी में, और किसके मध्य हुआ? उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य हुआ था। उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य। और इस युद्ध में और क्या है कि चंद्रसेन विजयी हो जाता है। चंद्रसेन विजयी हो जाता है तो इसलिए ये आगे क्या है, यहां से इससे नाराज होकर वहां अकबर के दरबार में चले जाते हैं। तो ये अब अकबर क्या है 1570 ईस्वी में, और नागौर में अकबर क्या दरबार लगाएगा, तो वो आप ध्यान में रखना। हेडिंग डालना नागौर दरबार, नागौर दरबार।
देखो नागौर जो दरबार है वो कब लगा, एक तो ये ध्यान में रखना आपको, 1570 ईस्वी में लगा था, नागौर में लगा था। इस समय अजमेर से और एक अकबर जो था नागौर में आया था, और नागौर में आया था तो इस समय नागौर में क्या है, अकाल पड़ा हुआ था। तो अकाल पीड़ित राहत कार्य के लिए इसने अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। पहला कंसेप्ट ये नोट करना, नागौर में अकाल पीड़ित राहत कार्य के लिए, पीड़ित राहत कार्य के लिए अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। ये ध्यान में रखना, शुक्र तालाब। ये जो है नागौर दरबार, इसका आयोजन जो था, इसका आयोजन है कि आमेर के जो शासक थे भारमल, उन्होंने तो पहले इस स्वेच्छा से क्या है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये आयोजन नागौर दरबार का आयोजन जो करवा रहा है वो भारमल करवा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना। भारमल ने आयोजन करवाया, भारमल ने आयोजन करवाया था इसे नागौर दरबार का, ये आपका ध्यान में रखना है। तो अब इसके बाद देखो, ये अकबर ने नागौर दरबार इसलिए लगाया था कि जितने भी यहाँ के आसपास के जो शासक हैं सारे के सारे क्या है, मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। और ये अकबर क्या है, पूरे भारत पे क्या करना चाहता था, राज करना चाहता था। इसने सुलह कुल नीति अपनाई थी। साथ साथ क्या है, जो नहीं मानेगा तो मैं उसके कुल को नाश कर दूंगा, दमनकारी नीति भी थी अकबर की। तो इसलिए ऐसा बताया जाता है ये नागौर दरबार लगाता है। इस नागौर दरबार में सर्वप्रथम जो शासक आता वो बीकानेर से, देखो बीकानेर से आए थे कल्याणमल, ये आपको ध्यान में रखना, बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से बीकानेर से कौन आया था, कल्याणमल। और कल्याणमल ने अकबर की क्या कर ली, कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। एक तो कल्याणमल हो गया बीकानेर से, तो और कल्याणमल ने अपने दोनों पुत्र, एक तो राय सिंह है और एक है पृथ्वीराज राठौड़, दोनों को क्या है, दरबार में नियुक्त कर दिया, अकबर के दरबार में नियुक्त किया। अकबर के दरबार में नियुक्त किया, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बीकानेर से ये कल्याणमल हो गए, कल्याणमल आए और कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। जैसलमेर में भाटियों का राज था, तो जैसलमेर से हर्राय भाटी ने, इसके अलावा जैसलमेर से हर्राय भाटी ने हाड़ौती से बूंदी से जो सुरजन सिंह हाड़ा आए थे, सुरजन सिंह हाड़ा ने ऐसा बताया जाता है कि मारवाड़ से राम सिंह, उदय सिंह व चंद्रसेन गए, पर अकबर ने और चंद्रसेन की क्या है, चंद्रसेन का जो मान सम्मान नहीं किया था। राजा तो चंद्रसेन था, तो चंद्रसेन का मान सम्मान नहीं किया, चंद्रसेन का मान सम्मान नहीं किया। तो ये यहां से चला वापिस आ जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ आएगा, तो मेहरानगढ़ दुर्ग आएगा। दोबारा से देख लो। और मेवाड़ रियासत जो थी,
मेवाड़ रियासत इस नागौर दरबार में क्या है, भाग नहीं लेती। ये आप यहां ध्यान में रख लेना, मेवाड़ रियासतें भाग नहीं लेती, मेवाड़ रियासतें भाग नहीं लेती। दोबारा देखना एक बार, नागौर दरबार जो था 1570 ईस्वी में नागौर में लगाया गया था। ये जो नागौर दरबार जो था वो भारमल जो था अपना आमेर का जो शासक है, भारमल ने अपने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो उसके द्वारा इसे नागौर दरबार का आयोजन करवाया गया था। इस नागौर दरबार का आयोजन कराने का अकबर का जो मकसद था कि अकबर ये चाहता था कि यहाँ के जो सारे शासक है वो मेरी अधीनता स्वीकार कर ले और मेरा पूरे भारत पर क्या हो, आधिपत्य हो। तो इसने ऐसा बताया था, ये नागौर दरबार लगाया था। उस समय नागौर में क्या है, अकाल पड़ा हुआ था, तो अकाल जो पड़ा हुआ था इसलिए इसने वहां नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। एक कंसेप्ट तो ये ध्यान में रखना आपको, शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया, अकबर ने करवाया। कहाँ करवाया, तो नागौर में करवाया। और नागौर दरबार में सबसे पहले इसकी अधीनता स्वीकार करता है बीकानेर का शासक है राव कल्याणमल, और कल्याणमल है जो अपने जो दो पुत्र है राय सिंह और पृथ्वीराज को अकबर के दरबार में क्या है, नियुक्त कर देता है। जैसलमेर के हर्राय भाटी हैं, जैसलमेर के हर्राय भाटी ने अधीनता स्वीकार की। बूंदी के शासक सुरजन सिंह हाड़ा या हाड़ौती के जो चौहान जो है सुरजन सिंह हाड़ा ने अधीनता स्वीकार कर ली है। मारवाड़ से ये दोनों भाई राम सिंह और उदय सिंह गए थे, और जो तीसरा जो था चंद्रसेन का इसने क्या है, मान सम्मान नहीं किया। चंद्रसेन यहाँ का राजा, मारवाड़ का राजा था, पर उसकी तरफ ये ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इस राम सिंह और उदय सिंह को ये ज्यादा महत्व दे रहा था, इसलिए चंद्रसेन जो है यहाँ से वापिस आ जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग में, और इस नागौर दरबार में मेवाड़ रियासत क्या है, भाग नहीं लेती। इसीलिए तो इसे चंद्रसेन को भूला मुसरा राजा कहा था मुणोत नैंसी ने। अब आगे नोट करना, आगे का जो कंसेप्ट है, ये जब मेहरानगढ़ दुर्ग में आता है चंद्रसेन, तो इसके पीछे अकबर अपना क्या है, सेनापति भेजता है हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां इस मेहरानगढ़ दुर्ग पे आक्रमण करेगा और इस दुर्ग को क्या है, जीत लेता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। ये चंद्रसेन जो है, चंद्रसेन कहां आएगा, चंद्रसेन आएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। कहा गया, मेहरानगढ़ दुर्ग आ गया, वहां से नागौर दरबार से मेहरानगढ़ दुर्ग आ गया। और अब अकबर का जो सेनापति है, अकबर का सेनापति कौन है, अकबर का सेनापति, इस सेनापति को ध्यान में रखना भाई, हुसैन कुली खां। ये पूछ लिया गया, हुसैन कुली खां। इस हुसैन कुली खां ने और इसे मेहरानगढ़ दुर्ग पे क्या किया, आक्रमण किया। तो आक्रमण जब करता है तो चंद्रसेन यहां से और भाग के कहा चला जाएगा, भादराज उनकी पहाड़ियों में चला जाता है। चंद्रसेन कहा गया, भादराज उनकी पहाड़ियों में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दुर्ग अब मेहरानगढ़ दुर्ग किसके अधीन हो गया, अकबर के अधीन हो गया। तो अब नोट करना, 1570 ईस्वी नागौर दरबार के बाद, नागौर दरबार के बाद मारवाड़ का शासक है, मारवाड़ का शासक अकबर ने बीकानेर के शासक राय सिंह को बनाया। बीकानेर के शासक राय सिंह को बनाया। ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है कि 1570 ईस्वी नागौर के बाद, जो नागौर दरबार के बाद है, मारवाड़ का शासक है, किसे बनाया गया था, तो इसे राय सिंह को बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चंद्रसेन जो था, चंद्रसेन ने वहां से नागौर दरबार से कहा आएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग आता है। नागौर दरबार से कहा आएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग आता है। और जब इस बात का और किसको पता चलता है, अकबर को जब पता चलता है,
नागौर दरबार के बाद मेहरानगढ़ दुर्ग आता है। इस बात का जब अकबर को पता चलता है तो अकबर का एक सेनापति हुसैन कुल्ली खां उसके नेतृत्व में ये सेना भेजता है, मेहरानगढ़ दुर्ग पे आक्रमण करते हैं। इस आक्रमण में हुसैन कुल्ली खां ये जीत लेता है मेहरानगढ़ दुर्ग, और मेहरानगढ़ दुर्ग जीतने के बाद यहाँ से ये चंद्रसेन कहाँ चला जाएगा, भादरजून की दो पहाड़ियां, भादराजून की दो पहाड़ियां जालौर में, यहाँ चला जाता है। तो इसके बाद यहाँ का जो 1570 ईस्वी नागौर दरबार के बाद जो मारवाड़ का शासक अकबर है, किसे बनाएगा, राय सिंह को बनाता है। ये कंसेप्ट आप समझ रहे हैं। उसके बाद आगे देखना, ये राय सिंह एकमात्र ऐसा शासक है जिसने बीकानेर और मारवाड़ पे साथ साथ शासन किया, ये नोट करना। राय सिंह जो है वो एकमात्र शासक है जो बीकानेर पे और मारवाड़ पे और दोनों पे एक साथ शासन करेगा। इससे पहले अपने महादेव के बारे में पढ़ा था। तो महादेव जो था, महादेव ने जब जैत सिंह की हत्या की थी तो महादेव भी मारवाड़ और बीकानेर पे साथ शासन करता है। तो ये ध्यान में रखना। बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक है, तो बीकानेर के शासक राय सिंह। राय सिंह ने मारवाड़ व बीकानेर पर साथ शासन किया, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे नोट करना। अब जब इस बात का बीकानेर के जो ये राय सिंह है, इस बात का जब राय सिंह को ये पता चलता है कि ये जो भादराजून की पहाड़ियों में चंद्रसेन लुका हुआ है, कहां लुका हुआ था ये, भादराजून की पहाड़ियों में कहा है चंद्रसेन। तो ये भादराजून की पहाड़ियों पे राय सिंह क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। भादराजून की पहाड़ियों पे क्या करेगा राय सिंह, आक्रमण करेगा। और आक्रमण जब करेगा तो चंद्रसेन यहां से भादराजून की पहाड़ियों से चंद्रसेन दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर में चला जाता है, डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में अपने बहनोई, डूंगरपुर में अपने बहनोई आसकर्ण के पास, आसकर्ण के पास से चला जाता है। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट आप चंद्रसेन के बारे में समझ रहे हैं कि चंद्रसेन जो था नागौर दरबार के बाद, नागौर दरबार के बाद मेहरानगढ़ दुर्ग आता है। तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उस पे हुसैन कुल्ली का आक्रमण करता है, तो बेचारा भादराजून की पहाड़ियों में चला जाता है। जब इस बात का राय सिंह को पता चलता है कि ये चंद्रसेन भादराजून की पहाड़ियों में रुका हुआ है, तो इस राय सिंह पे और भादराजून की पहाड़ियों पे आक्रमण इसने राय सिंह ने किया था। और राय सिंह, ये जो भादराजून की पहाड़ियों पे राय सिंह जब आक्रमण करता है तब चंद्रसेन यहाँ से डूंगरपुर चला जाता है अपने बहनोई आसकर्ण के पास, और वहां से ऐसा बताया जाता है ये आएगा वापिस मारवाड़। वापिस जब आएगा मारवाड़, वापिस आएगा पाली में, और पाली में आएगा कहाँ, ये सारण की पहाड़ियों में। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी पहाड़ियों में, सारण की पहाड़ियों में आता है, सारण की पहाड़ियों में आता है। और स्थान अगर पूछ ले आपसे तो सच्चाई नामक स्थान पे, सच्चाई नामक स्थान पे आता है। और सच्चाई नामक स्थान पे 1581 में और इसकी चंद्रसेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोबारा देख लो, चंद्रसेन जो डूंगरपुर में अपने बहनोई के पास आसकर्ण के पास चला जाता है, उसके बाद ये मारवाड़ में वापिस आएगा। वापिस कब आएगा, तो ये 1581 ईस्वी के आसपास आता है और पाली जिले में आता है। वापिस कहाँ आएगा, पाली में आएगा, और पाली में सारण की पहाड़ियों में आएगा। सारण की पहाड़ियों में स्थान अगर पूछे तो सच्चाई नामक स्थान पे ये आता है, और 1581 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब अकबर के द्वारा इस मारवाड़ जो प्रदेश है, मारवाड़ प्रदेश को 2 साल के लिए और खालसा घोषित कर दिया जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो इसका जो डेट है वो याद रखना, 1581 से 83 के मध्य 2 सालों के लिए इस प्रदेश को अकबर ने क्या घोषित किया, खालसा घोषित किया। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद, नोट करना, अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद
मारवाड़ प्रदेश को खालसा घोषित कर दिया। और खालसा घोषित कब करता है? 1581 से 83 के मध्य। अब यहां का आगे का जो शासक बनेगा वो आपको ध्यान में रखना है, मोटा राजा उदय सिंह बनता है। अगला शासक डालना आप हेडिंग उदय सिंह। उदय सिंह के बारे में एक तो से उदय सिंह को है ना जो उपाधि मिली, उपाधि दी थी इसे मोटा राजा की, और मोटा राजा की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी। अकबर ने उपाधि दी, यहां का शासक बनाया इसे। तो ये राजस्थान के इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाना गया। अकबर ने इसे उपाधि देके यहाँ का क्या बना दिया? शासक बना दिया। उदय सिंह का एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम मिलता है किशन सिंह। किशन सिंह जो है, किशन सिंह ने और 1609 ईस्वी में एक शहर बसाया, किशनगढ़। किशनगढ़ बसाया और किशनगढ़ में इसने मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की। किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में और राठौड़ वंश की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान में रखना है, राठौड़ वंश की स्थापना की। कि मारवाड़ की 3 शाखाएं थी। एक तो थी मारवाड़ होगी खुद, मारवाड़ के अलावा बीकानेर बसाया, और तीसरी शाखा राठौड़ों की है। किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में राठौड़ वंश की यहाँ क्या है? स्थापना कर दी है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोबारा देख लो, राठौड़ वंश की स्थापना की, ये आपको ध्यान में रखना है। उदय सिंह के बारे में क्या कंसेप्ट है? उदय सिंह जो उपाधि इसको मोटा राजा की मिलती है, उपाधि कौन देगा? अकबर देगा। एक तो ये याद रखना है, और शासक बनाएगा यहाँ का। इसका पुत्र जो था किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में और किशनगढ़ क्या शहर बसाया था, और यहाँ किशनगढ़ शहर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में। हर एग्जाम में लगभग इस किशनगढ़ से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किशनगढ़ शहर किसने बसाया था? तो किशन सिंह ने बसाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा किशनगढ़ से संबंधित दो तीन क्वेश्चन हर बार एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। एक किशनगढ़ के लिए बड़ी ठनी जो है, ये आपको ध्यान में रखनी है। बड़ी ठनी का जो चित्र है वो कहाँ का है? किशनगढ़ का। और कौन सी शैली का है? तो किशनगढ़ शैली का। ये आपको ध्यान में रखना है, किशनगढ़ शैली। इसके अलावा और ये यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है, एक निम्बारक संप्रदाय है राजस्थान में, निम्बारक संप्रदाय, और जिसके संस्थापक जो थे निम्बारकाचार्य। जो निम्बारक जो संप्रदाय है, इसकी जो प्रधान पीठ है, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद में है। और सलेमाबाद कहाँ है? किशनगढ़ में है। इसमें ऐसा बताया जाता है, इस संप्रदाय के द्वारा राधा और कृष्ण को प्रेमी और प्रेमिका मानकर इनकी क्या है? राधा और कृष्ण जो है, राधा और कृष्ण
राधा और कृष्ण की जो पूजा प्रेमी मानकर ये करते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा और एक कंसेप्ट और मिलता है इसमें, ये जो किशनगढ़ है वो संगमरमर की मंडी के लिए प्रसिद्ध बताया जाता है। तो ये 4 किशन है, किशनगढ़ से है। किशनगढ़ से आपको अगर पूछेगा तो किशनगढ़ शहर किसने बसाया, तो किशन सिंह ने बसाया 1609 में, और इसी ने राठौड़ वंश की यहाँ स्थापना की थी। इसके अलावा बड़ी ठंडी के लिए प्रसिद्ध है ये निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख प्रधान पीठ है सलेमाबाद, जहाँ यहाँ राधा और कृष्ण को प्रेम के रूप में पूजा जाता है, प्रेमी के रूप में पूजा जाता है, संगमरमर की मंडी के लिए प्रसिद्ध बताया जाता है। इसके अलावा एक और आपको ध्यान में रखना है, इसकी पुत्री जो उदय सिंह की पुत्री तो जगत गुसाई जो थी, ये नोट का नाम जगत गुसाई के बारे में। जगत गुसाई का विवाह इसने अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ करवाया था, मुगल सम्राट जहांगीर के साथ करवा दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना। पुत्री जो है, पुत्री मिलती है जगत गोसाई, इसका विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से करवाया। इसके अलावा और आपको ध्यान में रखना है, इस जगत गुसाई को जोधपुर के होने के कारण जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, इन जगत गुसाई और जहांगीर से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम है शाहजहां। ये आपको ध्यान में रखना है। तो उदय सिंह की जो पुत्री थी, पुत्र तो किशन सिंह होगा जिसने किशनगढ़ बसा दिया, पुत्री जगत गुसाई का इसने विवाह करवा दिया अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ। और जोधपुर की होने के कारण ये राजस्थान के इतिहास में जोधाबाई के नाम से भी प्रचलित हुई, और इन दोनों से जो पुत्र होता है वो शाहजहां होता है। एक और ध्यान में रखना, इस उदय सिंह के समय राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला जो है मल्लीनाथ पशु मेला जो बोलते हैं, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, वो इसी के समय इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना आपको। इसलिए मेले की मुख्य विशेषता बता देता हूं आपको। मल्लीनाथ पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। ये जो मेला है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। इसके अलावा और आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह के समय हुई। ये जो मेला है ये लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। इस मेले में ऐसा बताया जाता है जो थारपारकर की नस्ल की जो गाय हैं उनका आदान प्रदान होता है। तो मैंने ये देख लेना यहाँ पे मल्लीनाथ जो पशु मेला है, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। इसकी शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह के समय हुई थी और ये मेला चैत्र कृष्ण 11 से लेके और चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। इस मेले में थारपारकर जो नस्ल की जो गाय हैं, उस थारपारकर जो नस्ल की गाय, इनका क्या होता है, आदान प्रदान सर्वाधिक होता है। और बाकी जो अपने जो कल पढ़ेंगे इसके बाद सूर सिंह अगला शासक। धन्यवाद।